अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं नीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान छीनने के बाद इंतखाबात से बतौर सियासी जमात आउट होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मायूसी और इदारों पर अदम एतमाद अब वाज़े तौर पर झलक रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कल अदम करार दिए जाने के फैसले के महज 48 घंटों के अंदर पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत पीटीआई के वकील लतीफ खोसा साहब ने कहा, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहना था, मुझे हिदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। आपके 13 जनवरी के फैसले से हमारी 230 से जायद नशिस्तें छिन गई हैं। लतीफ खोसा के बकौल, हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, लेकिन 13 जनवरी की रात 11:30 पर ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे पीटीआई का शिराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? जवाबन चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। चीफ जस्टिस का मजीद कि दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। समाअत के दौरान पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने वाले बेंच की मेंबर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। जस्टिस हिलाली ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दिलचस्प बात यह है कि सुबह से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान को कमरा अदालत में ही यह पता चल गया कि वो जाती तौर पर पुलिस का निशाना बन गए हैं। हफ्ते के रोज दौरान समाअत चीफ जस्टिस के सख्त तरीन रिमार्क्स और सवालात का सामना करने वाले बैरिस्टर गौहर खान की रिहाइश गाह पर पुलिस का छापा पड़ा और मामला उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया कि जब चीफ जस्टिस को इस इशू पर आईजी इस्लामाबाद को खुद गौहर खान के साथ उनके घर जाकर मामला देखने के अहकाम जारी है। कई महीनों से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का रोने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा साहब का गुस्सा और मायूसी आज होने वाली समाअत के बाद उनके इन अल्फाज से वाज़ेह हो रही थी। आपके फैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। हम अब पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर हमें कोई एतमाद नहीं है, ना हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। दूसरी जानिब आज से नून लीग की इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज करने वाली मरियम नवाज साहिबा ने भी उकाड़ा जलसे में पीटीआई का नाम लिए बगैर उसको बल्ले का निशान छीनने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो जलसा के जिसमें मरियम नवाज साहिबा को पार्टी के इंतखाबी मंशूर के हवाले से अवाम को आगाह करना था, वो जलसा बज़ाहिर पीटीआई पर बल्ला छीनने के बाद तनकीद की नजर हो गया। बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। आज हमें कहो मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीटीआई के बल्ले से महरूम होने के बाद बनने वाले मंजरनामे में भरपूर तरीके से अपनी एंट्री दे रहे हैं। बिलावल ने दबे अल्फाज में पीटीआई को बल्ले से महरूम किए जाने पर अफसोस का इजहार तो किया, मगर वो एक नया बयानिया पेश कर रहे हैं। इस बयानिए में वो ना सिर्फ नवाज शरीफ को ये चैलेंज दे रहे हैं कि वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बन सके, बल्कि इसके साथ साथ वो एक पेशगोई भी कर रहे हैं और पीटीआई के वोटरों से एक अपील भी। बल्ला नहीं रहा, शेर और तीर का मुकाबला होगा। ना वोट जाया ना करे, आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। सवाल से आगे में हमारा आज का फोकस रहेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक अपनी दरख्वास्त वापस लेकर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट पर कितना बड़ा अदम एतमाद कर दिया है। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासिर हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद के बाद पीटीआई नजरसानी की अपील क्यों दायर करना चाहती है? पीटीआई से बल्ला छिनने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ एक नया बयानिया आ गया है। क्या वाकई बल्ला आउट होने के बाद अब मुकाबला सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी में होगा? और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो वापस ले ली गई है। जो विड्रॉ किया है आप लोग ने ये पिटिशन, अब इससे क्या मतलब अखज़ किया जाए? क्या ये आपकी जानिब से चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर अदम एतमाद का इजहार है? आप समझे कि ये हमारी तरफ से प्रोटेस्ट है
सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो हमारे साथ हुई है, जो हमें डिनाई कर दिया इस इलेक्शन में हिस्सा लेने। प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगा अगर हम इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। हम तो कहते थे कि इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारा जो हक है और दूसरी पार्टियों के साथ हमें भी बराबरी मिलनी चाहिए, जो हमें नहीं मिल रही थी उस वक्त। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे कि भाई हमारी और दूसरी पार्टियों के दरमियान हर मामले में इलेक्शन में बराबरी होनी चाहिए। अब मसला ये हुआ है कि 13 तारीख के फैसले के मुताबिक तो हमें सिरे से ही बाहर कर दिया ना इलेक्शन से, तो अब वहां पर प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होना। तो हामिद साहब, ये जो फैसला किया गया है, क्या ये महज कोर कमेटी का फैसला था या इमरान खान साहब भी इस फैसले से आगाह थे, या फिर ये समझा जाए कि उन्हीं की हिदायत पर ये फैसला लिया? ये केस मैं हैंडल नहीं कर रहा। राइट। अब हामिद खान साहब, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेगी और अगेन उसी सुप्रीम कोर्ट के आगे, उन्हीं चीफ जस्टिस साहब के आगे, जिनके हवाले से अगर आज पिटिशन विड्रॉ करी जा रही है और आप कह रहे हैं कि ये एक प्रोटेस्ट आप लोग ने किया है, तो अब उन्हीं के सामने दोबारा पेश हुआ जाएगा? देखिए, ये अभी हम फैसला करेंगे, अभी कोई हतमी फैसला इसका नहीं हुआ और इसको फैसला करने से पहले हम जब इनका तफसीली वजूहात आ जाएंगी तो फिर ही ये फैसला किया जा सकता है कि कानूनी या आईनी तौर पर इसमें कौन से हुक्म हैं जो जिसके लिए हमें जाना चाहिए रिव्यू पिटीशन में। वो अब बेमानी हो चुकी है इस लिहाज से, लेकिन रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए हम जा सकते हैं। तो ये उसको देखेंगे, क्योंकि जो रिव्यू पिटीशन का लिमिटेशन होती है वो 30 दिन की होती है, तो उसके लिए तो टाइम है। लेकिन जब तक वो तफसीली फैसला और वजूहात नहीं आ जाती तब तक ये फैसला करना मुमकिन नहीं है कि इस ऑर्डर में क्या क्या और कमजोरियां हैं। जो तो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें तो हम जानते हैं क्या कमजोरियां हैं और हम समझते हैं कि ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी तफसीली फैसला आने पर ज्यादा वजाहत होगी। आप कहते हैं कानून और आइन के एन मुताबिक ये फैसला नहीं था और शॉर्ट ऑर्डर, और अभी तक आप कह रहे हैं कि हतमी फैसला रिव्यू पिटिशन के हवाले से नहीं आपकी जमात की जानिब से किया गया है, क्योंकि अभी तक तफसीली वजूहात सामने नहीं आई। राइट। और आपके ख्याल में हामिद साहब, अगर इस किस्म के फैसले की तरफ जाया भी जाए तो इसका स्कोप भी नेचुरली लिमिटेड ही होगा? देखिए, नहीं, ये डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सी ग्राउंड्स हमने लेनी है। उसके मुताबिक मेरे नज़दीक तो इसमें इतने कमी है, यानी इतने कम है इस फैसले में, और मजीद होंगे जब उसकी तफसीली वजूहात आएंगी कि जिन फैसलों का हमने हवाला दिया था बेनजीर भुट्टो वाले केस के फैसले सन 88 और सन 89 के, उनके और फिर सन 93 के और भी फैसले जिनका हमने जिक्र किया था, उनको अगर ये मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके देते हैं फैसला, तो मैं समझूंगा कि ये फैसला हर तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक कमजोर फैसला है जो पुराने फैसलों के साथ मुतसादम है। राइट। हामिद साहब, आज की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जो कि उस बेंच का भी हिस्सा थी जिनकी जानिब से ये फैसला दिया गया और इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर था उसको रिस्टोर किया गया, सो आज उनके जो रिमार्क सामने आए और बड़े अहम तरीन रिमार्क्स जिसमें वो कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ही जमात के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है, इलेक्शन कमीशन को बाकी जमातें क्यों नजर नहीं आ रही। क्या जस्टिस साहिबा ने ये रिमार्क्स देने में आपके ख्याल में थोड़ी देर नहीं कर दी? और अगर अगेन आप लोग रिव्यू की तरफ जाते हैं और वो इस बेंच का हिस्सा होती है, तो फिर तो आपकी वो बात आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं होने जा रही कि जहां पर आप कहते हैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के हद तक तो आप लोग ये फैसले की तरफ जा सकते हैं। जी, ये बात सही है, लेकिन अफसोस की बात है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने जब हम बहस कर रहे थे, और यही मैं कह रहा था कि ये एक पार्टी के पीछे पड़ गया है इलेक्शन कमीशन, और उसी के उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करता चला है। बाकी दूसरी पार्टियों ने तो इससे भी कमतर कराए हुए हैं और किसी ने कराए भी नहीं है। इसके बावजूद उनको तो आप जो है इंतखाबी निशान दे रहे हैं, और सिर्फ एक तहरीक इंसाफ ही आपको ऐसी नजर आई है पार्टी
जिसको आप इंतखाबी निशान देने से इनकारी हैं। तो ये बात तो हमारी जो दलाइल है उसका बड़ा अहम हिस्सा था। उस वक्त मैडम क्यों नहीं इसकी तरफ तो जो कि उन्होंने उस वक्त तो हमें कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से जो है वो नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत देर से उनको ख्याल आया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक नाइंसाफी हो गई है और एक डिस्क्रिमिनेशन हो गई है, जो कि हम बारहा अपनी बहस में कर रहे थे कि हर तरह डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है एक ही पार्टी के खिलाफ। हामिद साहब, आप जब अपने आर्ग्यूमेंट्स वहां पेश भी कर रहे थे उस दिन, आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा था, और चूंकि चीफ जस्टिस साहब के बड़े तुंदो तेज सवालात भी का सामना आपने करा, आपको अंदाजा हो गया था कि मूड उस वक्त बेंच का क्या नजर आ रहा है और किस किस्म का आउटकम होगा, या फिर आप उम्मीद कर रहे थे कि कोई ना कोई एक इंटरिम रिलीफ, और ऐसी सूरत में जहां पर एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दीगर एक दर्जन भर जमातों को डीलिस्ट कर देती है और ANP को बिलखुसूस 10 मई तक का मौका दे दिया जाता है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने के हवाले से, तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी वो लैप्सेस को कंसीडर करते हुए एक मौका दे दिया जाएगा? जी, मैं आखिर दम तक देखिए उम्मीद तो करनी चाहिए होती कि ये बहस कर दी है और इतना वक्त ये सोच विचार पे लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद इनको जब बादियों नजर सोचेंगे हमारे जितने दलाइल को, तो शायद इस नतीजे पहुंचे कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था, और उसको आप हमारे लिए बड़ी एक अफसोसनाक तकलीफ से बात थी कि इतनी देर डिलिब्रेशन करने के बाद फिर बात वही की वही रह गई। तो खान साहब, अभी भी एक वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? कौन सी उम्मीद जी? उन्होंने इस इलेक्शन में तो हमें बाहर कर दिया। हमारे साथ जो ज्यादती हो सकती थी वो कर दी है, और इस मुल्क में करोड़ों लोगों को, 6-7 करोड़ वोटर को इन्होंने डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। जो हमारे वोटर थे जिन्होंने PTI के निशान पर मोहरें लगानी थी, उनको तो इलेक्शन से बाहर कर दिया है। राइट। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, तारीखी ज्यादती। और करोड़ों वोटर्स को जिस तरह से डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, अब आप इसके क्या रिपरकशंस देख रहे हैं? ये इस किस्म का फैसला जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस पर और उसकी लेजिटिमेसी पर क्या असरात मुरतब करेगा? देखिए, मैंने तो वजाहत से उनके सामने कह दिया था, ऑन रिकॉर्ड हूँ, कि ऐसे इलेक्शन की ना कोई लेजिटिमेसी होगी ना इसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी सर। तो और ये आप देखेंगे तारीख साबित करेगी कि इस किस्म का जो इलेक्शन है जिसमें मेजर पार्टी को बाहर कर दिया जाता है, जिसके करोड़ों वोटर है वो अपना हक रायदही नहीं दे सकेंगे, वो इलेक्शन जो है उसकी किसी किस्म की साख और किसी किस्म की उसमें वैलिडिटी नहीं होगी। हामिद खान साहब, इस वक्त हमें एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हामिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो ये कह रहे थे कि अगर आपने फैसला नहीं मानना तो आप ना माने, आप कानून बदल दें, अदालत पर तो ये मलबा ना डालें। नहीं, कानून क्या, कानून तो बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 17 इस सारी चीज को ओवरराइड करता है। आपने आईनी शिक तो देखी नहीं, आप कानून की या वाकयाती छोटी छोटी बातों में उलझ के रह गए है। फलां कब से मेंबर बना, कब उसको निकाला गया, क्या सबूत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं होता कि वाकयाती मामलात में चलें, फैक्चुअल इंक्वायरी करनी शुरू कर दे। उनका काम तो आइन और कानून की जो है उसकी तशरीह करना है, उसको एनफोर्स करना है। तो उस दिन भी मैं कह रहा था कि ये वाकयाती बातें हैं। ये अगर किसी को शिकायत है कि उसको गलत निकाला गया पार्टी से, तो चाहे सिविल कोर्ट में जाकर अपना दावा करे। ये तो फोरम नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन फोरम है कि डिक्लेरेशन दे, ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो फोरम है। तुम्हारी मेन जो दलील थी, लेकिन उसको इन्होंने कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया।
बट हामिद खान साहब, यही शायद तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को फेस भी करनी पड़ रही थी कि आपने जहां पर बात की और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम आईन और कानून की तशरीह करना है, लेकिन जो सवालात किए जाए थे और जो डॉक्यूमेंट के हवाले से सवाल किए जा रहे थे, एक शख्स को पार्टी से किस तरह से निकाला, उसके दस्तावेजात पेश कर दिए जाने चाहिए थे। अब ये जो तनकीद का सामना आपकी जमात को करना पड़ रहा है कि तैयारी जो है वो पूरी नहीं थी, उस पर आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या ऐसी वाकई बात थी? क्योंकि बेंच के एक सीनियर मेंबर ने ये भी कहा। जी जी, सारी तैयारी थी, क्योंकि ये फैक्चुअल एस्पेक्ट को डील किया था अली जफर साहब ने और बड़ी जामे तरीके से उन्होंने किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, लेकिन सवाल है डॉक्यूमेंट्स को देखने सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये तो किसी और फैक्चुअल फोरम पे हो सकता है, सिविल कोर्ट कर सकती है जहां एविडेंस दोनों पार्टियां ला सकती हों। आप तो एविडेंस नहीं ले सकते ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम तो शहादतें जो रिकॉर्ड करना नहीं होता। तो लिहाजा ये मामला शहादतें रिकॉर्ड करने वाला है, डॉक्यूमेंट लाने का है, ये यहाँ पर नहीं होगा। ये तो आपको उस फोरम में करना पड़ेगा जहाँ जिसको एविडेंस लेने की जुरिस्डिक्शन है। तो हमारा तो आज तक ये आर्गुमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल इंक्वायरी में कैसे चली गई, ये नहीं जाया जाता। राइट। हामिद खान साहब, एक तरफ अब देख रहे हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अदालत छोड़ दी और आपकी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड पर अपनी पिटिशन अदालत में छोड़ दी। अब इसको इदारे पर कितना बड़ा बहरहाल एक नो कॉन्फिडेंस समझा जाए अंदरूनी और बैरूनी तौर पर? देखिए, ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। हमारे इंस्टीट्यूशन है, हम तो इनको आजाद देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन आपस में जिस किस्म की तकसीम सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, वो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। उससे रामहाला जो इंस्टीट्यूशन है, अदारा है, वो कमजोर हुआ है और लोगों की निगाह में उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी जो है वो कम हुई है, जो कि मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हर मामले की आखिरी जो तशरीह है और आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इकट्ठे या यकजहती से फैसले ना करे तो वो मुल्क कमजोर हो जाता है, मुल्क का आइन कमजोर हो जाता है। और ये चीजें बहुत अफसोसनाक है तारीखी तौर पर। देखिए, वक्त तो गुजर जाएगा, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया था कि तारीख माफ नहीं करती, फिर उसके बाद उन पर बार बार बाज़गश्त आती है उन्हीं फैसलों की कि देखिए आपने वो फैसला उस वक्त किया था तो आज उसके ये नुकसानात है। तो मैंने तो पॉइंट आउट इसीलिए किया था कि देखिए ये तो बाद में सालों साल उसके बाज़गश्त आती है, उसके जो है रेपरकशन सामने आते रहते हैं। और ये हर अदालत को, इलेक्शन कमीशन को ये 100 दफा सोचना चाहिए कि हमारे फैसले की सियासी क्या रेपरकशन होंगी, क्या सियासी असरात और मुज़मरात होंगी। तो ये बात पॉइंट आउट इसीलिए की थी कि देखें हम एक तारीखी फैसला करने जा रहे हैं जिसका करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर और उसके मुस्तकबिल के पर असर पड़ेगा। हामिद खान साहब, एक ये भी सवाल कि जिस तरह से और जो एक लेवल ऑफ स्क्रूटनी हम आपके केस में देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्लाई की है, वो दीगर सियासी जमातों के मामलात में उस तरह से नहीं नजर आई। गुज़िश्ता साल हमें याद है कि नून लीग को भी जब वक्त दिया जा रहा था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि भाई मजाक में ही आप अपने पार्टी इलेक्शन करवा दीजिए। सो ये जो एक पैरामीटर है वो फॉलो क्यों नहीं हुआ, एक लेवल स्क्रूटनी का क्यों नहीं फॉलो हुआ, और ये उसी शिद्दत से कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों नहीं आप लोग ने इसको फाइट किया? हमने उसी शिद्दत से किया। आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन के सामने के फैसले पहले हमने उसको भी डिफेंड किया वहां पर कि नहीं ये फैसला नहीं आपका, हमें जो है निशान दीजिएगा। और बल्कि निशान देने का जो हमारी पिटीशन थी ये तो कहीं अक्टूबर में उसका पहले हमें यही बताया गया कि हमें बल्ले का निशान मिल गया है। फिर 2 महीने फैसला ही नहीं सुनाया गया और फैसले पर इलेक्शन कमीशन बैठा रहा और जब फैसला दिया तो हम हैरान रह गए कि इन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन की तरफ चले गए हैं और उसको कलअज़म करके हमें बल्ले के निशान से महरूम कर दिया। इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी साजिश में हमें नजर आती है कि इलेक्शन कमीशन को ये बात बावर की गई थी कि तुमने हर तरह से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करना है और उसको इलेक्शन से बाहर करना है। ये उनको टास्क दिया गया था और जो उन्होंने करके दिखाया। और अफसोस की बात है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस बात को फौरी तौर पर समझ लिया और उस पर एक बड़ा अच्छा फैसला, तारीखी फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर एक ऐसा फैसला देगी जिसके साथ जो मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख में कोई काबिल फख्र नहीं होगा। और आपने जिस तरह से कहा अमित साहब कि ये किसके पीछे, इस फैसले के पीछे भी एक बहरहाल और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिस तरह से जो रवैया आपकी जमात के साथ था वो एक सोची समझी साजिश का ही नतीजा है। और जिस तरह से उनको एक ब्लैंकेट लाइसेंस परहैप्स मिल चुका है अब। बट हामिद खान साहब, अब ये जो इंडिपेंडेंट हैसियत में आपके उम्मीदवार लड़ रहे हैं और अलग अलग इंडिपेंडेंट इनको इलेक्टोरल सिंबल्स भी अलॉट कर दिए गए हैं, उनका स्टेटस क्या होगा पार्टी स्टेटस के भी हवाले से? क्योंकि एक इंप्रेशन, एक तासुर सरफेस किया है जिसमें मवाजना किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैनुल अक़वामी सतह पर पीपीपी के तौर पर रिप्रेजेंट करती है और असेंबली के अंदर वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की हैसियत से है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैंड नहीं है। आप उसके पार्टी के स्टेटस के भी हवाले से जरूर बताइएगा। फिर इंडिपेंडेंस का आगे फ्यूचर क्या होगा इन केस कि वो इलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आगे क्या उनका मुस्तकबिल है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो एक अलहदा पार्टी जो है वो रजिस्टर कराई हुई है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ये 2002। तो वो उस बैनर के तहत इलेक्शन लड़ते रहे, वरना पीपल्स पार्टी भी रखी गई लेकिन वो एज इलेक्शन पार्टी नहीं, बल्कि इलेक्शन पार्टी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जिसको तीर का निशान दिया हुआ है। और पीपल्स पार्टी जो पुरानी पीपल्स पार्टी थी उसको तलवार का निशान। लेकिन बहरहाल तीर के निशान पे लड़ तो सकते हैं। हमें तो इस किस्म का मौका नहीं दिया गया। भाई बल्ले की वजह और निशान हमें दे देते, हमें तो कुछ आखिर में, बल्कि मैंने यही कहा कि भाई हमें निशान चाहिए है। जिस तरह आपने निशान ANC को दे दिया है, वो कल 13 तारीख का ही वो फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है और इंटर पार्टी इलेक्शन कराए नहीं है, लिहाजा हम आपको जुर्माना करते हैं 20,000 रुपए। आपको मई तक टाइम देते हैं कि आप अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करा दें, अलबत्ता आपको इंतखाबी निशान फुला दिया जाता है, लालटेन दे दी गई। हाँ, तो आप हमें भी तो ये करें। यही मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यही फैसला हमें करते हैं, हमें भी टाइम दे दें इलेक्शन फिर से कराने का। और आपने ऐसा किया भी कि बल्ले के बजाय वो बल्लेबाज की तरफ अगर जाना चाहा तो वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस हवाले से भी एक हुक्मनामा जारी कर दिया, रास्ता रोक दिया। बिल्कुल, देखिए ना, इससे मेला फायदे उनकी ये चीज आवाजें होती है कि हर तरह से वो PTI को विक्टिमाइज कर रहे थे। फिर जो हमने बल्लेबाज वाले जो पार्टी के साथ जब इलाहा करने की कोशिश की तो उस बेचारे को उठा के ले गए और उससे जाके जबरदस्ती बयान दिला दिया कि जी मैंने तो इस किस्म का इनके पास साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया। तो ये तो जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक हामिद खान साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि इलेक्शंस की इस पूरे इंतखाबी अमल की लेजिटिमेसी जो है वो खत्म कर दी गई है एक फैसले से, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। उसको उन्होंने कहा कि आज जो पिटिशन जो उन्होंने विड्रॉ की है सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक, ऑल्दो कि वो उम्मीद रखते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसा फैसला आएगा कि जो एक रिलीफ देगा, जहां पर दीगर सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ दिया गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कंसिडर करते हुए। वहीं पर वो कहते हैं इन प्रोटेस्ट हमने ये अपनी पिटिशन, अपनी दरख्वास्त वापस ली है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम पीपल्स पार्टी और नून लीग, चूंकि उनको पता था कि 15 जनवरी से वो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने लगे, जो कि बाकायदा तौर पर होती हुई भी दिखाई दे रही है। नून लीग अगरचे अब तक मंशूर नहीं पेश कर सकी, क्या कबाहत है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं अभी भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके चेयरमैन ये अब आउटराइटली कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो सिर्फ 2 पार्टीज के दरमियान होगा। ये क्या सेलिब्रेट करने की बात है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कहते हैं कि अब बल्ला चूंकि नहीं रहा तो मुकाबला सिर्फ और सिर्फ तीर और शेर के दरमियान होगा। ऐसी सूरत हाल में जहां पर एक जमात जो है
वो वीकेंड पे जो फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद ये कहे, और ब्रेक से पहले भी जिस तरह से हामिद खान साहब कह रहे थे कि हमें इलेक्शन से ही में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा या उससे बाहर कर दिया गया है, पिटिशन भी विड्रॉ कर लिए, सो ऐसे में इलेक्शंस की लेजिटिमेसी पे भी बहुत सारे सवाल आयद हो रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, सीनियर रहनुमा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमें ज्वाइन कर चुके प्रोग्राम में। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है बिलाल अजहर कियानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे बिलावल भुट्टो साहब की मेरे स्टेटमेंट कोर्ट की, जिसमें वो कहते हैं कि अब बल्ला नहीं रहा, अब सिर्फ तीर और शीर और शेर के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। ये बिलावल साहब को अचानक से अब ये क्यों लग रहा है कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अब ये टू पार्टी सिस्टम को ये समझा जाए कि वापस आ गई है, और पीटीआई वोटर्स को भी वो ये कह रहे हैं कि अपना वोट जाया ना करे, तीर पर ही ठप्पा लगाए? देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर वैसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी इलाकाई पार्टियां हैं जो बड़ी मजबूत पार्टियां भी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टी 3 है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ है। तो अब चूंकि उनके पास कोई निशान नहीं रह गया, तो वो उन्होंने कहा है कि अब चूंकि 2 मेन पार्टियों के निशान रह गए हैं, तीर का और शेर का, तो उसको बज़ाहिर तो यही लग रहा है जो कुछ उन्होंने कहा है, चूंकि बल्ला मैदान में रहा नहीं। अगर बल्ला होता तो बिल्कुल कहते कि चूंकि बल्ला मौजूद है तो इसलिए तीनों का होगा। अब चूंकि उनको बल्ले से महरूम कर दिया गया है या वो हो गए हैं, जिसके नतीजे के तौर पर आप ये है, लेकिन हम कोई इसको एक आईनी या कानूनी फैसला तो हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा कोई पसंदीदा फैसला नहीं है। हम भी इसी तरह से तलवार के निशान से महरूम हुए थे और फिर हम तीर से चले गए। तो ये इस किस्म की चीजें जो है, टेक्निकलिटीज और इस किस्म की चीजों से पॉलिटिक्स नहीं बढ़ती लोगों, लिहाजा पॉलिटिकल चीजें जो होती हैं उनको पॉलिटिकली डील करना चाहिए, और पॉलिटिकली वो चीजें जो होती हैं खत्म होती हैं या अपने अंजाम को पहुंचती हैं। इस तरह से वो चीजें अपने अंजाम को नहीं पहुंचती। राइट चौधरी साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये एक पसंदीदा फैसला बहरहाल नहीं है, बिलाल साहब आपको भी ऐसा लगता है कि बतौर एक सियासी कारकुन एन इलेक्शन से कबल एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी महरूम से, वो इंतखाबी जो निशान है उससे महरूम हो जाए? आपकी जमात एक तरफ तो आज से जरूर नजर आ रहा है कि बड़े जोरों शोर में भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रही है, लेकिन आपको अगेन एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मायूसी हुई है, और आप या फिर आप समझेंगे कि ये एक फेयर प्ले ही समझा जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीना, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में मुझे दावत देने का। देखिए, बात यह है कि जिस जमात का और जिस निशान की आप बात कर रही हैं, ये अब काफ़ी अरसे से ये मामला इलेक्शन कमीशन में भी, दीगर कोर्ट्स में भी चलता है, और आपने देखा कि पहले इलेक्शन कमीशन की सतह पे, फिर आई बिलीव पेशावर हाई कोर्ट की सतह पे या हाई कोर्ट्स की सतह पे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक लाइव ब्रॉडकास्ट हेयरिंग में ये मामला, इसके ऊपर बहस हुई और इसके ऊपर एक फैसला आया है। तो देखिए, हम तो बतौर जमात PM अपने इलेक्शन पे फोकस्ड हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम आवाम के सामने अपना मुकदमा रख रहे हैं, और बाकी इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका मैंडेट है, एक लॉ ऑफ द लैंड है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, उसका जो फैसला है उसके मुताबिक हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने हमेशा कहा है कि इलेक्शन कमीशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस के कॉन्डक्ट के हवाले से जो भी वो फैसला करेगा हम उसके मुताबिक अपनी तैयारी करेंगे। बाकी जहाँ तक रही बात, देखें, एज अ प्रिंसिपल ओवरऑल यकीनन हर सियासी कारकुन चाहता है कि जो उम्मीदवार हैं वो जाएं अपना, और जमातें हैं अपना मुकदमा आवाम के सामने पेश करें, मगर साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं तो कोई रूल ऑफ लॉ है, कहीं ना कहीं तो कोई दहशत गर्दी का भी कोई जवाब होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी जमात ने कोई कवायद और ज़वाबित के मुताबिक। बट बिलाल साहब, कतई कलामी की माफी, डू यू रियली थिंक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक लेवल ऑफ स्क्रूटनी अप्लाई की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में, वो तमाम सियासी जमातों के केस में की है? जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आप ये तो मामला इज बिटवीन द इलेक्शन कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और बिकॉज आई रिमेंबर यू वर आल्सो ग्रांटेड एक थोड़ा टाइम लास्ट ईयर, आपको याद होगा जब मार्च में आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने थे, तो उस वक्त भी एक थोड़ा बहरहाल एक परहैप्स नजर आता है कि लीनियंसी का मुजाहरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया था आपके केस में।
ये देखिए वो तो था रिगार्डिंग मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि वो तो दैट वाज रिगार्डिंग द फैक्ट द इलेक्शंस व्हेन दे आर हेल्ड बट नॉट द नेचर ऑफ इलेक्शंस नॉट द फैक्ट दैट द वे द इलेक्शंस वर हेल्ड वाज नॉट चैलेंज्ड। ये तो नहीं था कि जो हमने तरीक़ेकार जिससे इलेक्शन किए वो गलत हुआ या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ या एज पर इलेक्शंस एक्ट नहीं हुआ। तो देखिए बात ये है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने एक फैसला किया है। और बाकी जहां तक बात रही, देखिए जिस जमात की आप बात कर रही हैं, अब ये उसने क्या 9 मई की वो दहशतगर्दी में क्या वो मुलविस नहीं थी, क्या वो बातें सबके सामने आया नहीं है? मगर देखिए हम उसके चले वो तो कोर्ट्स ने भी डिसाइड करना है और वो जो कैबिनेट कमेटी बना दी गई है उन्होंने भी डिसाइड करना है जिनके पास तमाम एविडेंस मौजूद है। बट बिलाल साहब आपने जहां पर मेंशन किया कि तैयारी आपकी जमात की मुकम्मल है, इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है आज, लेकिन परहैप्स नजर आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालिफ को ही टारगेट कर रहे हैं। आज मरियम साहिबा ने भी जिस तरह से कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह देंगे कि इनको डंडे और पेट्रोल बम जो है उसके इंतखाबी निशान से दे दिए जाए, तो तैयारी से ज्यादा तो नजर आ रहा है कि अभी भी तनकीद जो है वो अपने मुखालिफ ही पे की जा रही है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। हम आवाम को हर किस्म के हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमारा मुकदमा जो है और जो नवाज शरीफ साहब का मुकदमा है जो उनकी 21 अक्टूबर की तकरीर में भी था, वो आवाम के मसाइल के मुतल्लिक था। आवाम ये जानती है कि पिछली 3 दहाइयों में अगर किसी शख्स ने मुल्कों में महंगाई कम की है, तरक्की लाया है, तो वो नवाज शरीफ ही है। और इंशाल्लाह जब चौथी दफ़ा अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी को वज़ीर आज़म बनेंगे, तो लोग ये जानते हैं कि आगे इन मसाइल का वही कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि साथ ही साथ हमें हक़ाइक़ नहीं भूलने चाहिए। अगर कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है किसी हवाले से, उसके ऊपर उसके मुतल्लिक भी आवाम में हक़ाइक़ पेश करना हमारा काम है। मगर हमने हमेशा ये कहा है कि हम अपनी तैयारी पे फोकस्ड हैं, हम आवाम के मसाइल पे फोकस्ड हैं। हम हल्के के अंदर भी, मैं NA-60 जेलम का कैंडिडेट हूँ, हम रोजाना की बुनियाद पे कॉर्नर मीटिंग्स पे आवाम में एक उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब के आने से। तो आप कह रहे हैं कि चौथी बार आप नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनते देख रहे हैं, बट चौथी साहब आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि आपकी जमात के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम उनको चौथी बार वजीर आजम बनने नहीं देंगे। देखिए हम क्या कह रहे हैं, इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो मर्जी बन जाए। अब ये अगर आप हमारा मुतालबा गलत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड से फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, इस मुल्क में कभी IGI बना दिया, कभी इफ्तिखार चौधरी और जनरल सियानी का नेक्सस आ जाता है, कभी जनरल पाशा और जनरल बाजवा का और साकिब निसार का नेक्सस आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी ये कब तक चलाएंगे आप? ये जो बिलावल साहब ने कहा कि हम इधर उधर नहीं देखते, हम आवाम की तरफ देखते हैं, तो आवाम को फैसला करने दीजिए ना। आवाम जो फैसला करेंगे हम कबूल कर लेंगे। और अगर आप इसके इलेक्शन चला रहे हैं तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि 2 इलेक्शन पहले कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, 13 और 18 वाला, लेकिन वो दोनों इलेक्शन होने के बाद हुए थे कंट्रोवर्शियल। ये 24 वाला इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो चुका है। तो इसके बाद आप जिसको मर्जी ले आए, जबरदस्ती लाकर बैठा, उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी, उसके पल्ले क्या रह जाएगा, वो कैसे मुल्क चलाएगा? ये इलेक्शन होने से पहले जब कंट्रोवर्सी आ गई, जिसका रिजल्ट आउट होना है 8 मई का, तो दिन गुजर जाएगा, 9 मई को क्या होगा, ये इशू है। दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले डेट डिमांड की, फिर हमने इलेक्शन शेड्यूल डिमांड किया, फिर हमने अपने प्राइम मिनिस्टर का हमने मंशूर मैनिफेस्टो का ऐलान किया, फिर हमने अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट विड्रॉ किया, फिर कैंपेन इस वक्त आज देखें तो आज मुस्लिम लीग नून ने पहला जलसा किया है। हमारी कैंपेन इस वक्त पीक पे है। हम बलूचिस्तान में, हम KP में, पंजाब में, साउथ पंजाब में, सिंध में जलसे कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आवाम को फैसला करना दिया जाएगा, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक मुआशी मुआहदा किया है बिलावल भुट्टो साहब ने इस मुल्क के मेहनत का सलाम के साथ, तो वो बिल्कुल फैसला कौन होगा। लेकिन अगर कुछ और होना है तो फिर उसके नतीजे में तो तबाही है इस मुल्क की जो पहले से मौजूद है उसके अंदर। और लेकिन चौधरी साहब, कता कलामी की माफी, बट सीम्स लाइक कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया है ये जो कुछ हो रहा है, और एक सियासी जमात का मैदान से बाहर हो जाना। आज तो वो कह रहे हैं अपनी पिटीशन विड्रॉ करते वक्त भी कि हमें तो प्लेइंग फील्ड ही से हमसे छीन ली गई है। सो बिलावल साहब का भी ऐसे में, और जो हमने गुफ्तगू का आगाज इस बात से किया कि मुकाबला सिर्फ अब 2 पार्टीज के दरमियान होगा, एक 2 वे फाइट सिर्फ और सिर्फ नजर आ रही है।
तो इससे आप नहीं लगता कि आप भी कंसीड कर रहे हैं कि जिस तरह से लेजिटिमेसी अंडरमाइन हो रही है? नहीं, आप उसको जिस तरह से मर्जी ट्विस्ट कर दें उस स्टेटमेंट को। उन्होंने तो फैक्ट्स जो इस वक्त हैं सामने वो बात की है, और साथ कहा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा ऑफिशियली, हमारे सेक्रेटरी जनरल ने नहीं कहा कि हम इसको कोई इस फैसले को बिल्कुल कोई, बेशक 1000 गलतियां होगी पीटीआई की, सारा कुछ होगा, उन्होंने मुनासिब टाइम पे नहीं करवाए, जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनको भी जुर्माना करके तो कहा जा सकता था कि आप भी इलेक्शन के बाद इलेक्शन करवा देंगे, 10 दिन के अंदर करवा दें। तो ये इस तरह से जो किया जा रहा है वो तो एक फैक्ट की बात की है उन्होंने, फैक्ट तो इस वक्त यही है, या आप बता दें कि बल्ला बहाल हो सकता है तो फिर वो कह देंगे कि हाँ अपनी पार्टियों के दरमियान मुकाबला है। बट चौधरी साहब, आप और आपकी जमात विल नॉट कॉल दिस अ फेयर प्ले इन एनी केस, क्योंकि आपने पहले ही मुतालबा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो मैसर नहीं है। नहीं, हम नहीं समझ रहे कि ये फेयर प्ले हो रहा है। तो आपका वो जो नुक्ता है कि ये एक फेयर प्ले नहीं है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मैसर हो रही है, तो वो अपनी जगह पे कायम है आप? जी बिल्कुल कायम, बिल्कुल कायम। राइट। आपने जिस तरह से कहा, हमने मार सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी पे पाबंदी भुगती हुई है, निशान छीनना भुगता हुआ है, आईजीआई बनते हुए भुगता हुआ है, सब कुछ हमने भुगता हुआ है। हमने तो 4 मार्शल को शिकस्त दी है। हमने उनके सामने को घुटने नहीं टेके, हमने किसी डिक्टेटर के तलवे नहीं चाटे, हमने उनके सामने खड़े होकर उनका मुकाबला किया जब से पीपल्स पार्टी बनी। राइट। बिलाल साहब, 2018 के इलेक्शन से कबल आपके भी जमात के ताहयात कायद ने नाअहली का सामना किया था। 5 साल वो इस प्रोसेस से जो है वो बाहर नजर आए। आज चौधरी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है वो पीक पे दिखाई दे रही है, वेराज नून लीग कैंपेन का आगाज तो अगरचे कर चुकी है गुज़िश्ता रोज से ही, लेकिन मंशूर अब तक लॉन्च करने में नून लीग इतनी पीछे क्यों रह गई है? बिलाल साहब, खबर तो आई थी कि 15 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं आज के दिन। ये देखिए, 2 बातें हैं। एक, हमने हमेशा कहा था जी कि हम अपनी, जब हमारी बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड के इंटरव्यूज की, हमारे टिकट एप्लीकेंट्स के इंटरव्यूज की प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगी, टिकट एलोकेशंस हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारी कैंपेन का आगाज होगा। वो आज हो गया है। आपने देखा है कि आज ओकाड़ा में एक बहुत ही कामयाब जलसा हुआ है। मरियम नवाज साहिबा वहां पे थी, और आपने देखा है कि किस तरह ओकाड़ा ने दिखाया है पूरे पाकिस्तान को कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह किस तरह फिर से पाकिस्तान में शेर धाड़ेगा, जिस तरह हम कहते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब कामयाब होंगे। मगर देखिए, अब कैंपेन का हमारी आगाज हो गया है। हमारी एक बहुत ही इंटेंस और आपकी इंटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव टिकट एलोकेशन प्रोसेस हुई है। नवाज शरीफ साहब ने पूरे मुल्क से एक कैंडिडेट का खुद इंटरव्यू किया है। थरो डिलिब्रेशंस के बाद टिकट्स के फैसले हुए हैं बड़े संजीदा तरीके से और मशावरत के साथ। और अब ये जो मरहला है, हर चीज का एक अपना टाइम होता है इलेक्शन कैंपेन में। अब हमारी कैंपेन का आगाज हो गया। मंशूर की जहां तक बात है, हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर बहुत थरो काम हुआ है, चैप्टर वाइज उस हर सब्जेक्ट के रेलेवेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशंस हुई हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, वो तकरीबन रेडी है। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इट विल बी लॉन्च्ड प्रॉपर्ली। और लेकिन 15 तारीख का वक्त दिया गया था, इसमें अब मजीद डिले है और आप उसका नतीजा देखेंगी जी। मजीद डिले है, यानी कि 15 जनवरी का वक्त दिया गया था कि मंशूर लॉन्च कर दिया जाएगा। 15 तो आज हो गई है जी, तो मेरा ख्याल है वो यही आज के दिन लॉन्च करना था आपने। जी, आई डोंट नो वेदर ये थी जी लॉन्च डेट, बट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज यू विल सी इट विल बी लॉन्च्ड एंड इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट। उसका बाकायदा प्रॉपर एक लॉन्च होगा, और आप देखेंगी कि उसके अंदर बड़ा संजीदा, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज गॉन इनटू इट। एक होता है कि मंशूर वो बनाना जो कभी कभी कुछ जमातों का एक तरीकाकार है कि बस एक चीज बना दें जिसमें कुछ स्लोगन्स टाइप डाल के आप उसको डाल दें और हॉलो प्रोमिसेस कर दें। हमने बड़ा संजीदा काम किया एज अ सीरियस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो उसी तरीके से आप देखेंगे, ये इशारा आपका वो उस 10 नुकाती मैनिफेस्टो की तरफ तो नहीं है जी? देखिए, बात यह है कि मैं ये चाहूंगा कि हमारी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है
वो इसी बात पे फोकस ज़्यादा रहे कि आप आवाम के सामने अपना मुकदमा पेश करें आवाम के मसाइल के हल के मुतल्लिक। और मैं उम्मीद करूंगा कि पीपल्स पार्टी भी बाकी जमातें भी इसी तरह फोकस करेंगी। बहरहाल हमारी मंशूर की क्वालिटी, हमारी नवाज शरीफ ने जिस तरह हमेशा करके दिखाया है, सिर्फ वादे नहीं किए, उसी बुनियाद के ऊपर एक संजीदा एफर्ट फिर से हुई है कि आगे किस तरह करके दिखाना है, और हमारे मैनिफेस्टो इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए, हम हमेशा पाकिस्तान की तरक्की हमारे अपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के जोर पे ही अवाम के पास जाके वोट मांगते हैं, और आगे भी हमारा इंशाल्लाह यही इरादा है। आगे बहुत काम है करने को, हमारी पार्टी इसके लिए गेयर्ड अप है, वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे। हमारे मंशूर की जो तैयारी है वो भी इसी चीज़ को मद्देनजर रख के की गई, और आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह कि 8 फरवरी को जब इंशाल्लाह हमारी जमात अल्लाह ताला के फजलो करम से और अवाम के जोर से सुरखरू होगी, तो 9 फरवरी की सुबह से इंशाल्लाह वो काम फिर से शुरू हो जाएगा। जी राइट। चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे। गुज़िश्ता हफ्ते जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, उन्होंने बिलावल साहब के, और चूंकि आपकी जमात अगरचे लीड ज़रूर लेती हुई नजर आई, 10 रुकाती एजेंडा आपने अवाम को दिया, और 300 यूनिट जो मुफ्त बिजली की जो बात की गई उसको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया मुलंगी साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये कहना तो बहुत आसान है कि 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देंगे, मगर सिर्फ बातचीत हमारे मसाइल का हल नहीं है, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलकर सियासत नहीं करनी चाहिए। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे निगरान वज़ीर इत्तलात के इस बयान पे? मैं एक फिक्रा तो इससे पहले कहना चाहता हूँ जी कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया या वो हुआ, वो भी कोई पसंदीदा अमल नहीं था, आज भी ये पसंदीदा अमल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट में वो डीजी रेडियो थे मुर्तज़ा सुलंगी साहब, तो उनकी तनख्वाह भी 135% बढ़ी थी उस वक्त। अभी तो 100% की बात की है ना। 2008 से 2013 तक मैं आप रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, जो उन्होंने बात की, अभी यानी साहब बात कर रहे थे, 135% तनख्वाह में इजाफा हुआ था, 100% पेंशन के अंदर इजाफा हुआ था। अगर आज हम दे सकते हैं ये बिजली, थार के अंदर 100 यूनिट फ्री दे सकते हैं, तो थार ने आगे आज थार की बिजली 9 रुपए 90 पैसे 360 मेगावाट फैसलाबाद को आ रही। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि फैसलाबाद को आ रही। फैसलाबाद की सन से आज की बिजली से चल रही है। थार की बिजली जब 10,000 यूनिट से 15,000 यूनिट से ऊपर जाएगी, और सोलर हम लेकर आ रहे हैं, विंड 11,500 मेगावाट का प्लान है, दूंगी 7,300 मेगावाट का है, तो ये 300 यूनिट कुछ भी नहीं है। हम वो वादे कर रहे हैं जो हमने पहले करके दिखाया हुआ है। हमने रेवेन्यू डबल किया था। अगर रेवेन्यू डबल किया जाए तो क्या लोगों की तनख्वाहें डबल होना कोई हैरानी की बात होगी? कोई हैरानी की बात नहीं। NICVD सिंध के अंदर 13 हॉस्पिटल है, हर 50 किलोमीटर के फासले पर एक दिल का दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में से है, जिसमें 83,000 लोग पंजाब से जाकर इलाज करवा चुके हैं। मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, बाकी सूबों की नहीं कर रहा। सूबों भी देखिए कितने लोग वहां पे जाकर। मेरे शहर से एक बच्चे को यहाँ पे 2 साल का टाइम दिया था PIC में, वहां पे भिजवाया, 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन होके वो वापस आ गया है। मैंने अपने शहर से गंबट में भिजवाया है। ये सिंध गवर्नमेंट के बजट से वहां पे लोगों के फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं, जो करोड़ों रुपए के ऑपरेशन होते थे। तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की। हम एजुकेशन फ्री जो भुट्टो ने की थी इस मुल्क के अंदर, और 5 मरला स्कीम दिए थे, 21 लाख घर इस वक्त जेरे तामीर है। आप अपना कैमरा भेजे सिंध में। कौन सी बात है जो ऐसी की है? सुलंगी साहब को अगर ये बात समझ नहीं आई या नून लीग को नहीं आ रही, तो उसमें हमारा गुनाह नहीं है, क्योंकि वो ना लोगों की तनख्वाहें वो गरीबों को देना ही कुछ नहीं चाहते। मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, यूथ कार्ड, आगे हमने एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसको 35 मुल्क इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को वो दिया है। तो हमें कोई हैरानी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो करके नहीं दिखाएंगे, तो हमने पहले करके दिखाया हुआ है। और उम्मीद भी कौम भी यही उम्मीद करती है चौधरी साहब कि जो मंशूर में बातें की जाएं, जो वादे किए जाएं, उसको डिलीवर भी किया जाए आवाम के लिए। और उसी के बेसिस आपको कहा कि ये हमने सब कुछ करके दिखाया हुआ, 135% तनख्वाहें बढ़ाई, और अब तो हमने कम रखा है। चले बिलाल साहब, ब्रीफली बस आप इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर देन आई हैव टू क्लोज। नंबर 1, नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का कंपैरिजन अवाम के सामने। पिछली 3 दिहाइयों में अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की तरक्की निकाल दे, तो इस मुल्क में बदकिस्मती से सिर्फ खंडरात रहे हैं जी। दूसरी बात, मैं मुख्तसरन, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं भी उसी तफसील में जवाब देना चाह रहा था, मगर मैं सिर्फ एक जुमले में कोशिश करूँगा इसको रैप अप कर लूँ
कि कोई भी शख्स लाहौर से कराची जाके ये नहीं कहता कि काश लाहौर कराची जैसा हो जाए, मगर कराची से लोग लाहौर आके ये ज़रूर कहते हैं कि काश जो कराची है वो लाहौर जैसा हो जाए। तो देखिए, ये आवाम जानती है, ये हकायक हैं। बाकी हर जमात का हक है जो बात करना चाहे आवाम के साथ में मुकदमा पेश करे, और 8 फरवरी के दिन इंशाल्लाह आवाम अपना फैसला करेगी, और हम पूरी उम्मीद है, फिर से दोहराऊंगा, कि नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह फिर से चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। पीटीआई से बल्ला क्या छिना, पीपल्स पार्टी और नून लीग की चांदी हो गई। बिलावल अब पीटीआई वोटर से तीर के निशान पर मोहर लगाने का कह रहे हैं, और मरियम नवाज पीटीआई को दहशतगर्द जमात कह रही हैं। दोनों जमातों ने भरपूर तरीके से अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी, और लगता यूं है कि अब सब खुश हैं कि वो जमात जिसने 2 जमाती निजाम को ललकारने के बाद उसे तोड़ा था, वो खुद इस निजाम से बतौर जमात आउट हो गई है। अब सब खुश हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली जमात फील्ड से ही आउट हो गई है। अब सब खुश हैं कि बल्ले के हटने के बाद मुकाबला सिर्फ शेर और तीर का रह गया है। अब सब खुश हैं कि पीटीआई से बल्ले के निशान इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने बारी बारी छीन लिया है। मगर क्या सब उस वक्त भी खुश होंगे कि जब कोई दूसरी जमात इलेक्शन कमीशन या किसी अदालती फैसले का निशाना बनेगी? क्या सब उस वक्त भी खुश होंगे कि जब कोई दूसरी जमात प्लेइंग फील्ड से आउट होगी? और क्या सब उस वक्त भी खुश होंगे जब सिस्टम किसी और को लाने और किसी और को निकालने के लिए सिलेक्ट कर लेगा? आज खुश वाले और जमहूरियत का राग अलापने वाले तमाम फरीकैन को यह भी सोचना होगा कि उनकी ये खुशी आर्जी साबित हो सकती है, और पंजाबी का शेर भी उनको याद रखना चाहिए कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।